क्या पैसा, नाम और सफलता वाकई इंसान को खुश बना सकते हैं? एक ऐसा वकील जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक हार्ट अटैक ने उसे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कैसे सादा जीवन जीकर असली सुख पाया जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। तो आज हमारे सामने है रॉबिन शर्मा की द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। ये किताब लगभग एक मॉडर्न क्लासिक बन चुकी है। कहानी है जूलियन मेंटल की, जो एक सुपरस्टार वकील है, मतलब जिसकी जिंदगी बाहर से एकदम परफेक्ट दिखती है। बिल्कुल। महंगे सूट, शानदार फरारी, एक के बाद एक केस जीतना, वो जैसे सफलता का पोस्टर बॉय है। हाँ, लेकिन ये किताब इसी पोस्टर के पीछे की कहानी दिखाती है। जूलियन मेंटल की बाहरी दुनिया जितनी चमकदार थी, उसकी अंदर की दुनिया उतनी ही खोखली होती जा रही थी। अच्छा। 18-18 घंटे काम, हमेशा, और ज्यादा पाने की भूख, मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत। और नतीजा, 53 साल की उम्र में वो एक बूढ़े थके हुए इंसान जैसा दिखने लगा था, जिसे नींद तक नहीं आती थी। और परिवार और रिश्तों के लिए तो कोई समय नहीं था। बिल्कुल। अब फिर वो निर्णायक मोड़ आता है। एक भरी अदालत में अपने करियर के शिखर पर उसे एक जबरदस्त हार्ट अटैक आता है। हाँ, और ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, ये एक तरह का सिंबॉलिक कोलैप्स था। सही कहा। वो इंसान जो कभी कोई केस नहीं हारा, वो जिंदगी का सबसे बड़ा केस हारता हुआ दिख रहा था। बिल्कुल। वो एक वेकअप कॉल थी। उस घटना के बाद जूलियन सबको छोड़ देता है। सब कुछ। मतलब हाँ। अपनी लॉ प्रैक्टिस, अपनी हवेली, अपना प्राइवेट जेट, और हाँ, अपनी सबसे कीमती चीज, वो लाल फरारी भी बेच देता है। और फिर वो बस गायब हो जाता है। अफवाहें उड़ती हैं कि वो भारत गया है जीवन का अर्थ खोजने। एक मिनट, ये भारत जाके ज्ञान खोजने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा क्लीशे नहीं लगता? मतलब पश्चिमी दुनिया के बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, लगता तो है, और ये किताब उसी क्लीशे का इस्तेमाल करती है, पर एक दिलचस्प तरीके से। कैसे? कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। जूलियन का पुराना दोस्त और कहानी का नरेटर, जॉन, अपने ऑफिस में बैठा है जब एक रहस्यमयी आदमी उससे मिलने आता है। हम्म। वो एकदम युवा, ऊर्जा से भरा हुआ और शांत दिखता है। जॉन उसे पहचान ही नहीं पाता। और वो आदमी, वो जूलियन मिंटल निकलता है। बिल्कुल। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला हिस्सा तो काफी नाटकी है। एक थका हुआ बूढ़ा दिखने वाला आदमी अब 30 साल का युवा लग रहा है। हाँ, और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। जूलियन अपनी यात्रा के बारे में बताता है। अच्छा। तो वो बताता है कि कैसे डॉक्टर की चेतावनी थी, या तो वकालत छोड़ दो या अपनी जिंदगी। इसी ने उसे सब कुछ बेचने और भारत जाने के लिए मजबूर किया। और वहां उसकी मुलाकात होती है सिवाना के संतों से। हाँ, सेजेस ऑफ सिवाना। ये संत हिमालय में रहते हैं, सदियों से जी रहे हैं, हमेशा युवा और स्वस्थ। और उनके गुरु योगी रमन जूलियन को ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक शर्त पर। सही। शर्त ये कि वो इस ज्ञान को वापस पश्चिमी दुनिया में जाकर फैलाएगा। ये तो एक क्लासिक हीरोज जर्नी का स्टार्टअप हो गया। ज्ञान प्राप्त करो और वापस आकर दुनिया के साथ बांटो। बिल्कुल। और ज्ञान सिखाने का तरीका बड़ा अनूठा है। योगी रमन उसे कोई ग्रंथ या उपदेश नहीं देते, तो फिर बल्कि एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी कहानी सुनाते हैं, और कहते हैं कि इसी कहानी में जीवन के साथ शाश्वत गुण छिपे हैं। मैंने ये कहानी पढ़ी है, और सच कहूं तो पहली बार में ये बिल्कुल बेतुकी लगती है। हाँ हाँ हाँ। एक बगीचा, फिर एक लाइट हाउस, फिर उसमें से एक 9 फुट का सूमो पहलवान निकलता है जिसने सिर्फ एक गुलाबी तार की केबल पहनी है। बिल्कुल। ये किसी सपने जैसा लगता है, किसी आध्यात्मिक गाइड जैसा नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यही इस किताब का होके। कहानी कुछ यूं है। कल्पना करो, तुम एक शानदार हरे भरे बगीचे में हो। बीच में एक विशाल लाइट हाउस है। अचानक लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और एक 9 फुट लंबा, 900 पाउंड का सूमो पहलवान बाहर आता है। उसने अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए सिर्फ एक गुलाबी तार की केबल पहनी हुई है। उसे एक सोने की स्टॉपवॉच मिलती है। वो फिसल कर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद पास के पीले गुलाबों की सुगंध से उसे होश आता है। वो देखता है कि उसके सामने हीरों से जड़ा एक रास्ता है, और वो उस पर चलकर हमेशा के लिए खुश हो जाता है। सुनने में वाकई बहुत अजीब है। तो चलिए इस अजीब कहानी को डीकोड करते हैं।
एक एक करके इन प्रतीकों को समझते हैं। बिल्कुल। पहला प्रतीक है वो शानदार बगीचा। हाँ, तो बगीचा जो है वो आपके मन का प्रतीक है। ये सिवाना की पहली और सबसे बुनियादी शिक्षा है। अपने मन पर महारत हासिल करें। मन पर महारत। संतों का कहना है कि मन एक बगीचे की तरह है। आप इसमें या तो खूबसूरत फूल उगा सकते हैं या फिर इसे खरपतवार से भरने दे सकते हैं। चॉइस आपकी है। मतलब अगर मन में लगातार नेगेटिव विचार आएंगे तो जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। बिल्कुल। ये तो थोड़ा थोड़ा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा ही लग रहा है कि आपके विचार आपकी भावनाओं और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। सही पकड़ा। और किताब इसके लिए 3 मुख्य तकनीकें बताती है। क्या है वो? पहली, द हार्ट ऑफ द रोज। इसमें एक शांत जगह बैठकर एक ताजे गुलाब के केंद्र पर ध्यान लगाना होता है। अच्छा, एक तरह का मेडिटेशन। हाँ, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। दूसरी तकनीक ज्यादा प्रैक्टिकल है, ऑपोजिशन थिंकिंग। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, उसे जबरदस्ती एक पॉजिटिव विचार से बदल दो। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मान लीजिए किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और मन में विचार आता है मैं सब गड़बड़ कर दूंगा, तो क्या सिर्फ ये सोचने से कि मैं बहुत अच्छा बोलूंगा डर चला जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। किताब इसे एक आदत बनाने पर जोर देती है। ये एक मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन लगातार अभ्यास से आपका दिमाग नकारात्मक पैटर्न को तोड़ना सीख जाता है। और तीसरी तकनीक, द सीक्रेट ऑफ द लेक। इसमें आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए खुद की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हैं। विजुअलाइजेशन की शक्ति। जिसे आज बहुत से एथलीट और सीईओ इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मन बगीचा है और हमें उसकी देखभाल करनी है। अब आते हैं दूसरे प्रतीक पर। बगीचे के बीच में खड़ा वो विशाल लाइट हाउस। लाइट हाउस जीवन के उद्देश्य का प्रतीक है। दूसरी शिक्षा है अपने उद्देश्य का पालन करें। अपने उद्देश्य का पालन। देखो, एक लाइट हाउस का काम जहाजों को अंधेरे में रास्ता दिखाना है, उन्हें भटकने से बचाना है। उसी तरह जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य या धर्म का होना आपको दिशा देता है। बिना उद्देश्य की जीवन एक बिना पतवार की नाव जैसा है। सही कहा। ये बात तो बहुत से लोग करते हैं, अपना पैशन ढूंढो, अपना पर्पस ढूंढो, लेकिन ये कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, तो किताब इसके लिए एक 5 चरणीय विधि बताती है। अच्छा। पहला, अपने अंतिम परिणाम की एक साफ मानसिक तस्वीर बनाएं। दूसरा, खुद पर एक पॉजिटिव दबाव बनाएं, जैसे अपने लक्ष्य के बारे में दोस्तों को बता देना, ताकि आप जवाबदेह महसूस करें। हाँ। तीसरा, हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें। चौथा, उसे कागज पर लिखें। लिखना क्यों जरूरी है? लिखना एक मानसिक क्रिया को भौतिक रूप देता है, वो ज्यादा गिरचिक लगने लगता है। और पांचवा कदम जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा वो है 21 दिनों का जादुई नियम। ये आइडिया कि किसी भी आदत को बनाने में 21 दिन लगते हैं। हाँ। लेकिन मैंने पढ़ा है कि ये एक मिथक पर आधारित है। असल रिसर्च बताती है कि इसमें 66 दिन या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 21 दिन का नियम असल में 1960 में एक प्लास्टिक सर्जन मैक्सवेल मार्ट्स की किताब से लोकप्रिय हुआ था। अच्छा। उन्होंने देखा कि उनके मरीजों को अपने नए चेहरे की आदत डालने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। लोगों ने कम से कम वाला हिस्सा बुला दिया और 21 दिन को नियम बना लिया। तो ये वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं है? नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक टूल के तौर पर यह काम करता है। ये आपको एक शुरुआती हासिल करने योग्य लक्ष्य देता है। 21 दिन तक कुछ करना 1 महीने से कम डरावना लगता है। अच्छा, ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। तो मन और उद्देश्य के बाद कहानी में एंट्री होती है एक 9 फुट लंबे 900 पाउंड के सूमो पहलवान की। ये प्रतीक तो सबसे अजीब है। हाँ, सुमो पहलवान काइजन के सिद्धांत का प्रतीक है। काइजन? ये एक जापानी फिलॉसफी है जिसका मतलब है निरंतर सुधार। तीसरी शिक्षा है काइजन का अभ्यास करें। मतलब लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना। बिल्कुल, अपने जीवन के हर पहलू में मन, शरीर और आत्मा। आत्मसुधार कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। और इसके लिए किताब दीप्तिमान जीवन के 10 अनुष्ठान देती है। लेकिन ये लिस्ट तो काफी लंबी है। एकांत, शारीरिक व्यायाम, अच्छा भोजन, पढ़ना, जल्दी उठना, संगीत सुनना, मंत्र बोलना। हाँ, क्या ये सब कुछ एक साथ करना थोड़ा भारी नहीं पड़ सकता? बिल्कुल पड़ सकता है। यहाँ पर लिस्ट को अक्षरशः फॉलो करने से ज्यादा जरूरी उसकी भावना को समझना है। मतलब जरूरी नहीं कि आप 10 अनुष्ठान एक साथ शुरू करें। काइजन का मतलब ही है छोटे कदम। शायद आप सिर्फ एक से शुरू करें, जैसे एकांत का अनुष्ठान। आज की दुनिया में तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, जहां हम लगातार नोटिफिकेशंस और सूचनाओं से घिरे रहते हैं,
रोज 15 मिनट भी चुपचाप बिना किसी डिवाइस के बैठना एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। ये बात तो सही है। अच्छा, अब आते हैं चौथे प्रतीक पर। सुमो पहलवान ने सिर्फ एक गुलाबी तार की केबल पहनी हुई है। ये इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन का प्रतीक है। चौथी शिक्षा, अनुशासन के साथ जिएं। इच्छा शक्ति। किताब कहती है कि अनुशासन छोटी छोटी साहसिक कार्रवाइयों को लगातार करने से बनता है। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। और इसे मजबूत करने के लिए किताब क्या तकनीकें देती है? एक है मंत्रों का जाप, जैसे मैं जितना दिखता हूं उससे कहीं ज्यादा हूं, दुनिया की सारी शक्ति और ताकत मेरे अंदर है। ये तो एक तरह का ऑटो सजेशन हुआ। हाँ, और दूसरी तकनीक है मौन व्रत, दिन में कुछ समय के लिए चुप रहना। मौन व्रत का आइडिया दिलचस्प है। हम अपनी ज्यादातर ऊर्जा बोलने में ही खर्च कर देते हैं। बिल्कुल, चुप रहने का अभ्यास करने से न केवल ऊर्जा बचती है बल्कि आत्मनियंत्रण भी बढ़ता है। आपको अपने हर आवेग पर प्रतिक्रिया करने की आदत छूट जाती है। ठीक है, कहानी में आगे सुमो पहलवान को एक सोने की स्टॉपवॉच मिलती है और वो फिसलकर गिर जाता है। ये स्टॉपवॉच हमारा 5वां प्रतीक है। से स्टॉपवॉच आपकी सबसे कीमती और गैर नवीकरणीय संपत्ति का प्रतीक है। समय। समय। 5वीं शिक्षा है, अपने समय का सम्मान करें। समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। और सफल लोग इसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इसके लिए किताब 80-20 नियम या परेटो सिद्धांत का जिक्र करती है। हाँ, यानी अपने 20% उन कामों पर ध्यान केंद्रित करें जो 80% परिणाम देते हैं। और एक और जरूरी बात है, ना कहने का साहस विकसित करना। बहुत जरूरी। अक्सर हम उन चीजों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी को ना नहीं कह पाते। इसमें एक और शक्तिशाली मानसिकता का जिक्र है, डेथ बेड मेंटालिटी। हाँ, हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जगाना है। यह आपको छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठाकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। बिल्कुल। अब आता है छठा प्रतीक। जब सुमो पहलवान बेहोश हो जाता है तो उसे पास में खिले पीले गुलाबों की सुगंध से होश आता है। ये गुलाब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने का प्रतीक हैं। छठी शिक्षा, एक चीनी कहावत है, जो हाथ गुलाब देते हैं उनमें थोड़ी सुगंध हमेशा रह जाती है। क्या बात है। बिल्कुल, जब आप दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान देते हैं तो आपका अपना जीवन भी बेहतर हो जाता है। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य है। हाँ, और इसके लिए आपको कोई बड़ा फाउंडेशन शुरू करने की जरूरत नहीं है। दैनिक दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी काफी हैं। जैसे किसी के लिए दरवाजा खोल देना या किसी को देखकर मुस्कुरा देना। हाँ, या किसी सहकर्मी की मदद कर देना। और रिश्तों को मजबूत बनाना। अक्सर हम सफलता की दौड़ में अपने परिवार और दोस्तों को ही पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, जबकि गहरे और सार्थक रिश्ते ही खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हैं। सही कहा। और अब हम कहानी के अंतिम 7वें प्रतीक पर आते हैं। होश में आने के बाद सुमो पहलवान को अपने सामने लाखों हीरों से जड़ा एक घुमावदार रास्ता दिखता है। हीरों का मार्ग, ये वर्तमान में जीने का प्रतीक है। 7वीं और अंतिम शिक्षा, वर्तमान को अपनाएं। एम्ब्रेस द प्रेजेंट। हाँ, हम अक्सर भविष्य की योजनाओं में या अतीत के पछतावे में इतने खोए रहते हैं कि हम आज को जीना ही भूल जाते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे भविष्य में पाया जाएगा। बिल्कुल, खुशी एक यात्रा है जिसे हर पल महसूस किया जा सकता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए जूलियन जॉन को पीटर और जादुई धागे की कहानी सुनाता है। हाँ, पीटर एक लड़का है जिसे हमेशा जल्दी रहती है। उसे एक जादुई धागा मिलता है जिसे खींचने से समय तेजी से आगे बढ़ जाता है। वो स्कूल खत्म करने के लिए धागा खींचता है, फिर नौकरी पाने के लिए, फिर शादी के लिए और आखिर में रिटायरमेंट के लिए। और जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसे एहसास होता है कि उसने धागा खींच कर अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी और किसी भी पल का आनंद नहीं लिया। ये एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन के छोटे छोटे पल ही असली हीरे हैं। बिल्कुल, कृतज्ञता का अभ्यास करना, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना, वर्तमान में जीने की कुंजी है। तो यही सिवाना के 7 गुण हैं जो एक अजीब सी कहानी में छिपे थे। हाँ, मन पर महारत, उद्देश्य का पालन, निरंतर सुधार, अनुशासन, समय का सम्मान, दूसरों की सेवा और वर्तमान में जीना। जूलियन ये सारा ज्ञान जॉन को देता है और फिर चला जाता है। हाँ, यह कहते हुए कि उसका मिशन अब इस ज्ञान को फैलाना है।
और वो पीछे सिर्फ एक खाली चाय का कप छोड़ जाता है। ये खाली कप भी एक प्रतीक की तरह लगता है। बिल्कुल। जैसे कुछ नया सीखने के लिए अपने कप को खाली करना जरूरी है, वैसे ही जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें अपनी पुरानी नकारात्मक सोच और आदतों को छोड़ना होगा। ये किताब कोई क्रांतिकारी नए विचार नहीं देती। नहीं देती। ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को एक सरल, सुलभ कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है। इसकी ताकत इसकी सादगी में है। और ये हमें याद दिलाती है कि एक असाधारण जीवन जीने के लिए हमें बाहरी दुनिया में कुछ असाधारण करने की जरूरत नहीं है। बल्कि अपनी भीतरी दुनिया में लगातार छोटे-छोटे सुधार करने की जरूरत है। और जूलियन ने जॉन से जो वादा लिया था वो इस कहानी के माध्यम से हम सब तक पहुंचता है कि इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे जिएं और दूसरों के साथ साझा करें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।